Good afternoon, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about Dr. Bhimrao Ambedkar University, and your subject is Adhigam App Shikshण Learning and Teaching. पेपर कोड इज़ 103. तो गाइस, जितने भी कैंडिडेट्स बीएड फर्स्ट ईयर के उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ आपके यूनिट फर्स्ट की। जो अगर बात करता हूँ, ठीक है, यूनिट फर्स्ट जो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, फुल यूनिट आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और जो आपके लेटेस्ट पैटर्न पे डिज़ाइन किया गया है, एमसीक्यू बेस पे सारे के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। एटलीस्ट जो अगर मैं बात करता हूँ तो आपको इसमें एक यूनिट में जो अगर बात करता हूँ तो कम से कम हंड्रेड्स के अराउंड आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है, इस वीडियो में। इसी के साथ गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम वेट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। बाकी गाइस, यहाँ पे मैं आप सभी के लिए एक बोल सकता हूँ, बीएड फर्स्ट ईयर की ये मैराथन क्लास है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस 101% फंसने वाले हैं, ठीक है। और इसी तरीके की जो अगर आपको वीडियो चाहिए कंटिन्यू बेस पे, तो आप सभी को एक टारगेट कंप्लीट करना होगा। कितना? जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 3K सब्सक्राइबर मेरे को चाहिए विद इन 2 डेज़, यानी कि 2 दिन के अंदर। जितने जल्दी से जल्दी आप 3K कर देंगे, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे कह सकता हूँ कि सारी की सारी क्लास, यानी एक क्लास यानी एक वीडियो में आपकी एक यूनिट कंप्लीट करवा दूंगा विद इन 24 आवर्स। यानी कि एक दिन में मैं आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करवा दूंगा एक यूनिट के थ्रू, ठीक है। तो आपको जो टारगेट दिया गया है वो आपको दिया गया है 3K, यानी कि 3K आपको कंप्लीट करने हैं। और इसमें जो अगर बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ जो अगर आज के टाइम की बात करता हूँ, आज हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो अप्रॉक्स 29 राउंड है। सिर्फ 100 सब्सक्राइबर आपको करने हैं, और 100 सब्सक्राइबिंग करते ही आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। पर यूनिट की मान सकते हैं कि एटलीस्ट एक यूनिट में कम से कम मैं आपको 100 क्वेश्चंस देने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ शुरू करते हैं। बाकी जो अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आप सभी के लिए क्रैश कोर्स और बीएड का स्पेशल ऑफर जो चल रहा है वो अभी भी चल रहा है। और बाकी यहाँ पे हमने एक चीज़ आपको और भी इम्प्रूवमेंट कर दी, यानी कि जिन कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ PDF चाहिए, ठीक है, उन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है ये चीज़ कि सिर्फ और सिर्फ PDF हमने कर दी है आप सभी के लिए 299 रुपीज़ में। यानी 299 रुपीज़ में आपको ऑल सब्जेक्ट्स की PDF मिल जाएंगी, ठीक है। दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके कांटेक्ट के थ्रू आपको सारे के सारे जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरी हैं, इस कांटेक्ट नंबर के थ्रू आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का 3rd पेपर है आगरा यूनिवर्सिटी का। बाकी जिसका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अधिगम एप शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग किसी भी यूनिवर्सिटी का, वो इस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के सेम होते हैं, बस पेपर कोड अलग होता है, ठीक है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो गाइस, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है जो आपकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट यूनिट। और फर्स्ट यूनिट की जो अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, मनोविज्ञान तथा शिक्षण अधिगम, ठीक है। 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में, साइकोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन 1 की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन 1 जो है गाइस आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर आपके रिगार्डिंग क्या होना चाहिए। और जो अगर आपको आंसर्स मालूम है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं मालूम है आपको तो सुनते रहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बारे में उसकी बात करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें बात करी गई है, मनोविज्ञान का संबंध निम्न में से किससे, यानी कि मनोविज्ञान का संबंध जो है वो निम्न में से किससे। मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मनोविज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का संबंध किससे? विज्ञान से है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका समाज से, तीसरा मानसिक जीवन विज्ञान से, चौथा जो आपका ऑप्शन है वो है जादू विज्ञान से। तो ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो गाइस, साइकोलॉजी का हिंदी में अनुवाद जो होता है उसको बोलते हैं मनोविज्ञान, ठीक है। और मनोविज्ञान का मतलब, साइकोलॉजी का जो मतलब होता है, सिंपल शब्दों में समझिएगा तो ये होता है किसी भी चीज़ की जानना, किसी भी चीज़ के बारे में। यानी कि साइकोलॉजी यानी कि किसी व्यक्ति को देखते कर हम उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं, उसके आव भाव से, कि एक्चुअली वो व्यक्ति क्या सोच रहा है और किसके रिगार्डिंग उसकी क्या मानसिकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे विज्ञान तो होगा नहीं, समाज होगा नहीं, जादू विज्ञान होगा नहीं, तो यहाँ से हमने ऑप्शंस कर दिए हैं नेग्लेक्ट,
ठीक है। और ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शंस को कैसे नेगलेक्ट। जादू विज्ञान तो कुछ होता नहीं है। समाज, तो यहाँ पे मनोविज्ञान की बात करें तो समाज का क्या मतलब, विज्ञान चलो हो सकता है एक बार को, बाकी ऑप्शन ये आता है मानसिक जीवन विज्ञान। तो जाहिर सी बात है मानसिक यानी कि दिमाग की बात करी गई, यानी तो राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सही करने के जो तरीके होते हैं ना, जरूरी नहीं कि आपको आंसर आता हो, या सेकंड ऑप्शन ये होता है कि जो अगर आपको आंसर नहीं आता तो कौन से ऑप्शंस को आप नेगलेक्ट करके एक पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हैं कि ये क्वेश्चंस होने या ये ऑप्शन होने के चांसेस हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बात करी गई है मनोविज्ञान निम्न में से किससे संबंधित है। अब पूछा गया मनोविज्ञान इन सब में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन की बात करता हूँ मानसिक कार्य, पहला ऑप्शन में बात करी गई है किसकी, मानसिक कार्य की, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में बात करी गई है मानसिक स्थिति, तीसरे ऑप्शन में बात करी गई है मानसिक कार्य, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो राइट, जाहिर सी बात है मनोविज्ञान निम्न में से किससे संबंधित, तो मानसिक कार्य भी होता है, मानसिक प्रकार भी हुआ है एक तरीके का, और मानसिक स्थिति भी। तो राइट आंसर या बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 3 की। क्वेश्चन 3 में बात करी गई है एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध है, ठीक है। एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध है, ये हमसे पूछा रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध है, पूछा गया एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध है, यानी कि एक साइंस से रिलेटेड जो आपका साइकोलॉजी है इसका क्या संबंध है, व्यवहार है, धर्म है, संस्कृति या उपयुक्त सभी है। तो क्या है, ध्यान रखिए धर्म का कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, साइंस का धर्म का कोई लेना देना नहीं, संस्कृत से कोई लेना देना नहीं, साइंस का उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, व्यवहार हो जाएगा। यानी कि एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध किससे, व्यवहार, यानी वही मैंने बताया कि क्या व्यवहार है जिसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि व्यक्ति जो है पॉजिटिव सोचता है आपके बारे में कि नेगेटिव सोचता है, ठीक है। तो वही बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन 4 की। तो क्वेश्चन 4 में हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन 4 में हमसे जो कहा गया है शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला निम्न में से किसने विधिवत रूप से रखी है। शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला निम्न में से किसने विधिवत रूप से रखी है, यह पूछा गया। यानी कि अब ये कथन दे दिया गया है और इसका ऑथर का नाम पूछा गया, या ऑथर किसने ये बात कही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान का आधारशिला निम्न में से किसने विधिवत रूप से रखी है, तो यह जो रखा है स्टेनले हॉल ने रखा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 5 की। तो क्वेश्चन 5 में या प्रश्न 5 में हमसे क्या पूछा गया उसको समझिएगा। प्रश्न 5 में पूछा गया हमसे निम्न में से किसने कहा कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्टेल की भांति होता है, यानी कि कोरी, ठीक है, स्टेल की भांति होता है। यानी अरस्तु ने कहा है, जॉन लॉक ने कहा, या प्लेटो ने कहा, या फिर ड्यूवी ने कहा है। तो ऐसा किस व्यक्ति ने कहा, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा हमारा जॉन लॉक ने कहा है। किसने, जॉन लॉक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मनोविज्ञान के मुख्य प्रकार, ठीक है। तो मनोविज्ञान के मुख्य प्रकार, मनोविज्ञान के कौन कौन से मुख्य प्रकार हैं, 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं और 1 है। तो ध्यान रखिएगा मनोविज्ञान के जो हैं वो 2 प्रकार है। कौन कौन से 2 प्रकार है उसके बारे में मैं भी बात करूंगा। व्यवहारिक मनोविज्ञान किसका प्रकार, अब यहाँ पे पूछा गया कि व्यवहारिक मनोविज्ञान किसका प्रकार है, भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, नक्षत्र विज्ञान का, और चौथा ऑप्शन मनोविज्ञान का। अब गाइस यहाँ से चीज़ों को समझिएगा कि गाइस हम कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, हम मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब मनोविज्ञान की पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है तो उसमें मनोविज्ञान की ही बात होगी ना, किसी दूसरे सब्जेक्ट की बात थोड़ी ना कर देंगे। तो यहाँ पे हमसे क्या क्या पूछ लिया इन्होंने, यहाँ पे हमसे पूछ लिया भौतिक विज्ञान। तो भाई व्यवहारिक मनोविज्ञान किसका प्रकार है, जब मनोविज्ञान की बात हो रही है, साइकोलॉजी की बात हो रही है, तो भौतिक विज्ञान तो फिजिक्स आ नहीं सकता, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री आ नहीं सकता, नक्षत्र विज्ञान भूगोल जो होता है नक्षत्र देखते हैं यानी कि वो आ नहीं सकता, बाकी बचता क्या मनोविज्ञान। तो राइट ऑप्शन या बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा आएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से भी हम क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू बेस क्वेश्चन जो है टू द पॉइंट आपको आंसर आता है देन कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ अपनी पर्सनली नॉलेज से भी चीज़ों क्वेश्चंस को सही करा जा सकता है। क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 8 में हमसे क्या पूछा गया है, मनोविज्ञान के मुख्य 2 प्रकार है। अब मनोविज्ञान के मुख्य 2 प्रकार है, कौन कौन से प्रकार है, एक प्रकार की हमने बात कर ली थी अभी ऊपर ही, ठीक है। 7th वाले क्वेश्चन में बात करी व्यवहारिक मनोविज्ञान किसका प्रकार है, तो मनोविज्ञान का प्रकार है। एक तो व्यवहारिक हो गया, दूसरा कौन सा होगा उसके बारे में अभी यहाँ पे बात करूँगा। मनोविज्ञान के मुख्य 2 रूप हैं, कौन कौन से, सैद्धांतिक मनोविज्ञान एवं कार्यात्मक मनोविज्ञान। दूसरा ऑप्शन आता है व्यवहारिक मनोविज्ञान एवं कार्यात्मक मनोविज्ञान। तीसरा आता है सैद्धांतिक मनोविज्ञान एवं व्यवहारिक मनोविज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट और बेस्ट ऑप्शन की जो अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन आपका
इसमें सैद्धांतिक मनोविज्ञान एवं व्यवहारिक मनोविज्ञान आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मनोविज्ञान के दो प्रकार कौन कौन से होगा यहाँ पे, तो मनोविज्ञान के कितने प्रकार है, दो प्रकार है, कौन कौन से, सैद्धांतिक विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान। ठीक है, कौन सा प्रकार, क्वेश्चन इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था इसमें कहा गया था व्यवहारिक मनोविज्ञान किसका प्रकार है, तो मनोविज्ञान का। तो यहाँ पे सैद्धांतिक मनोविज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान दोनों आपको मनोविज्ञान के प्रकार है। इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था मनोविज्ञान के मुख्य कितने प्रकार है, तो दो प्रकार है। तो सारी चीज़ें यहीं से रिलेट करूँगा और सारी की सारी चीज़ों को यहीं से कंप्लीट भी करूँगा। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो लंबी जरूर होने वाली, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी जो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अदरवाइज कोई पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा हमारी ऊर्जा बढ़ती है, तो जिससे हम और भी बढ़िया काम कर सकते हैं आप सभी के लिए। तो क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। प्रश्न 9 में हमसे पूछा गया है शिक्षा मनोविज्ञान डैश विज्ञान। अब जो शिक्षा मनोविज्ञान की बात करिए, डैश विज्ञान है, समर्थक विज्ञान है या आदर्श सूचक विज्ञान है या ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर जाहिर सी बात है कौन सा लग रहा है आपको, समर्थक विज्ञान भी है और आदर्शक सूचक भी है। ठीक है, आदर्शक सूचक विज्ञान भी, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान कैसा है, समर्थक विज्ञान और आदर्श सूचक विज्ञान है। प्रश्न 10 की बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, पूछा गया शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है किससे, शिक्षण से है, अधिगम से है, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन राइट या बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें भी आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध जो है शिक्षण से भी है और अधिगम से भी है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ की बात। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे प्रश्न 11 में। प्रश्न 11 में कहा गया मनोवृत्ति में संगठकों की संख्या होती है, यहाँ पूछा गया मनोव्रत में संगठकों की संख्या कितनी होती है, यह पूछा गया। तो मनोव्रत में संगठकों की संख्या जो होती है वो गाइस 3 होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे रटनी पड़ेगी, क्योंकि गाइस जो यही चीज़ थ्योरी पड़ी होती तो हम चीज़ों को आराम से डिटेल में समझ सकते हैं, बट एट प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो चीज़ों को आपको यहाँ पे ये चीज़ रटनी पड़ेगी। बाकी जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बीएड सेकेंड ईयर की क्लास आपके एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद ही मैं अक्टूबर से स्टार्ट कर दूँगा, तो चाहें तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का कहना था और कि हमें चीज़ों को पता नहीं चला, लेकिन अब जिन कैंडिडेट्स को पता चल चुका है कि यहाँ पे भी बीएड फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की तैयारी कराई जाती है अच्छे लेवल से, ठीक है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन 12 की बात करें तो क्वेश्चन 12 में हमसे पूछा गया स्किनर का संबंध मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से है। क्या पूछा गया हमसे कि जो स्किनर, ये राइटर है, एक ऑथर है, ठीक है, स्किनर का संबंध मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से, कहाँ से है। ठीक है, पहला ऑप्शन है गेस्टाल्टवाद, दूसरा है व्यवहारवाद, तीसरा है मानववादी, चौथा है मनोविश्लेषणात्मक। तो राइट और बेस्ट ऑप्शन की जगह मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपका, तो ऑप्शन हो जाएगा व्यवहारवाद, यानी कि ऑप्शन बी जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि स्किनर का संबंध मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से, तो मनोविज्ञान के व्यवहारवाद से है। क्वेश्चन 13 की बात करते हैं। 13 क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कौन सा उपकरण सबसे अधिक सही जानकारी देता है। ठीक है, साक्षात्कार, प्रश्नावली, पर्यवेक्षण या सूची। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें पर्यवेक्षण, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, 14th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और 14th पे बात करी गई है शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य उपयोगिता है। क्या पूछा गया, शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य जो उपयोगिता है ये हमसे पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य उपयोगिता क्या है, कक्षा का बेहतर वातावरण। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 की बात करते हैं प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक घटक। प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक घटक जो हैं ये हमसे पूछा गया है कि कौन सा होगा इसका राइट आंसर। ध्यान रखिए, प्रभावी शिक्षा हेतु आवश्यक घटक जो आपके होते हैं वो हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 16th क्वेश्चन की। तो 16th क्वेश्चन में कहा गया शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है, ये हमसे पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन विषय, फिर बालक, पाठ्यक्रम या ज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बुद्धि की बात करिए, केंद्र बिंदु कौन होता है यह पूछा जा रहा है, तो केंद्र बिंदु जो है वो आपका बालक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई शिक्षा किसको दोगे, बालक को ही तो दो। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु जो होता है बालक होता है, बच्चे से ही तो सारी चीज़ें शुरुआत होती हैं। विषय का कोई मतलब नहीं, पाठ्यक्रम का कोई मतलब नहीं, ज्ञान किसको दोगे, कोई मतलब नहीं, तो बालक हो गया राइट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा, अभी पूछा गया शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शाखा किसकी है, साइकोलॉजी जो है वो शाखा किसकी, शिक्षा की, भौतिक विज्ञान की या मनोविज्ञान की,
या जीव विज्ञान की? जाहिर सी बात है भाई, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं हम लोग, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं यहाँ पे जो मनोविज्ञान, तो किसकी शाखा होगी? मनोविज्ञान की होगी ना, जाहिर सी। जीव विज्ञान की हो नहीं सकती, शिक्षा की हो नहीं सकती, भौतिक विज्ञान की हो नहीं सकती। तो राइट और बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि मनोविज्ञान। तो गाइस ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये थोड़ा सा अपने हिसाब से या थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा अपने माइंड का यूज़ करके इनको आराम से सही कर सकते हैं। क्वेश्चन 18 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 18 में हमसे क्या पूछा गया है? शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, यह पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन 1 अनुवांशिक, ऑप्शन बी जो है सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी भौतिक विज्ञान, और ऑप्शन डी आध्यात्मिक विज्ञान। तो भाई अध्यात्म का तो मतलब नहीं, क्योंकि अध्यात्म का मतलब क्या होता है? वेद पुराण वगैरह करना। तो शिक्षा मनोविज्ञान की बात करी गई, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता, तो अध्यात्म तो करेंगे नहीं, वेद तो पढ़ेंगे नहीं, संस्कृत, भौतिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स तो पढ़ने या नहीं, अनुवांशिकता, ठीक है, तो ये पढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है? अनुवांशिकता अलग चीज़ हो गई। सीखने की प्रक्रिया। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को जो कहते हैं, क्या कहते हैं? सीखने की प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस हमने नेगलेक्ट कर दिए। तो यहाँ से भी हम क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 19 की। तो 19 में जो हमसे पूछा गया उसको थोड़ा समझिएगा। 19 में हमसे क्या कहा गया? 19 में हमसे कहा गया है शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। यह परिभाषा जो है किसने दी है? तो ये परिभाषा आपकी स्किनर ने दी है। जितने भी ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, इन सभी का मैंने सभी वीडियोस में आपको यही बताया है कि इन क्वेश्चंस या इन डेफिनेशंस को एक कॉपी में लिखिए, एक पेज पे लिखिए आप स्किनर, और जितनी भी डेफिनेशंस हैं सारी की सारी वहाँ पे नोट डाउन कर डालिए। तो यहाँ से चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ ऑप्शंस लगा रहे हैं, जब एक बार आप लिख लेंगे ना तो वहाँ पे पता जाएगा कि अच्छा इसका ये ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नहीं होना चाहिए, इस तरीके से वहाँ ऑप्शन सही कर सकते हो। तो यही तरीका है लास्ट टाइम पे करने का, और लास्ट टाइम पे यही किया जाता है गाइस, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। क्वेश्चन 20 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 20 में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन 20 में से पूछा गया शिक्षा की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है। शिक्षा की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है, कौन सा है? अधिक व्यापार, अधिक विस्तृत, अव्यापार, या संकीर्ण, या अधिक विस्तृत। तो राइट या बेस्ट ऑप्शन की जो अगर बात करता हूँ तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अधिक विस्तृत। अब अधिक विस्तृत क्यों हुआ? तो शिक्षा की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या है? यानी कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होना, ठीक है। तो अधिक व्यापार, शिक्षा में व्यापार तो है ही नहीं, संकीर्ण, अधिक विस्तार, अव्यापार, दोनों चीज़ें तो हो नहीं सकती, और अधिक विस्तृत हो सकता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? अधिक विस्तृत। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 21 की। क्वेश्चन 21 में पूछा गया है शिक्षा की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप। अब पूछा गया शिक्षा की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान का क्या रोल है, ठीक है। अधिक व्यवहारिक, ऑप्शन बी अधिक सैद्धांतिक, ऑप्शन सी निष्क्रियता, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर और बेस्ट ऑप्शन की जो अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? अधिक व्यवहारिकता, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है? यहाँ पहले 20 क्वेश्चन में कहा गया था शिक्षा की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र तो अधिक विस्तृत होना चाहिए। अब यहाँ बात करिए शिक्षा की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप तो अधिक व्यवहारिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 22 की। क्वेश्चन 22 में कहा गया सर्वांगीण विकास का आशय, क्या सर्वांगीण विकास का आशय जो है वो किससे है, ये पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन मानसिक विकास, दूसरा शारीरिक विकास, तीसरा नैतिक विकास, चौथा उपयुक्त सभी। तो यानी कि सर्वांगीण विकास का आशय है, यानी कि इन सारी चीज़ों से, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मानसिक भी आएगा, नैतिक भी आएगा, शारीरिक भी आएगा। 23 की बात करता हूँ सर्वांगीण विकास। अब यहाँ पे बात करिए सर्वांगीण विकास सांध्य, ठीक है, साधन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा इसका भी राइट आंसर ये बेस्ट ऑप्शन कौन जाएगा? सांध्य जाएगा। अब इसमें सांध्य क्यों हो रहा है इसको समझिएगा, दोनों में क्या अंतर क्या है। ऊपर पूछा गया था सर्वांगीण विकास का आशय, उसका क्या आशय है? तो आशय तो सारी चीज़ों से, यानी कि मानसिक भी बच्चा बढ़िया होना चाहिए, बॉडी से बढ़िया होना चाहिए, और नैतिकता यानी कि लोगों के प्रति एक अच्छा भाव होना चाहिए। और सर्वांगीण विकास और विकास की बात करते हैं, डेवलप की बात करें तो सांध्य आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 24 की। तो 24 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है समझिए। क्वेश्चन 24 में आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य। अब पूछा गया जो आधुनिक शिक्षा है इसका उद्देश्य क्या है, ये हमसे पूछा रहा है। छात्र को पढ़ना लिखना सिखाना, छात्र को अध्यापकता सिखाना, और आर्थिक नागरिक बनाना, और बालक का
समग्र विकास करना। तो आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या है, बेस्ट ऑप्शन जो आपका लग रहा है बालक का समग्र विकास करना। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 25 की। 25 प्रश्न में कहा गया है वर्तमान शिक्षा है, वर्तमान एट अ प्रेजेंट टाइम शिक्षा है क्या है, विषय केंद्रित है, ज्ञान केंद्रित है, छात्र केंद्रित है, उपयुक्त सभी। तो बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी यानी कि छात्र केंद्रित। ये क्यों, अगर वर्तमान शिक्षा है यानी कि छात्र को ही तो केंद्रित करके हम चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ 26 शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है, शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है वो कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मनोविज्ञान के सिद्धांत शिक्षा पर लागू होते हैं, स्कूली शिक्षा के अनुवादी शोध की जाती है, ऑप्शन सी जीवों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन डी छात्र का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र जहां है मनोविज्ञान के सिद्धांत क्षेत्र पर लागू होता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट 27 की बात करता हूँ। 27 में पूछा गया है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय अधिगम कर्ता शिक्षण सीखना उपयुक्त सभी। तो राइट और बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, अधिगम करता भी है, शिक्षण भी है और सीखना भी है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 28 की अधिगम नियोगता का प्रकार, अधिगम नियोगता का प्रकार डिसलेक्सिया, एलेक्सा और डिसग्रेफिया या उपयुक्त सभी। यानी अधिगम नियोगता का प्रकार पूछा गया कि अधिगम नियोगता का प्रकार जो है वो कौन कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे आपके अधिगम नियोगता के प्रकार हैं, यानी कि डिसलेक्सिया, सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा एलेक्सिया, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा डिसग्रेफिया। ठीक है, नेक्स्ट 29 में हमसे पूछा गया है सभी अध्यापकों को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि इसमें अपने शिक्षण कौशल का विकास होता है, बच्चों के बारे में समग्र विकास होता है, छात्रों के साथ संबंध और अनुशासन बनाए रखने का विकास होता है, या शिक्षण अधिगम के बारे में समझ का विकास होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ प्रश्न 30। तो 30 में क्या पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है। अब पूछा गया शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं, व्यवहारिक विज्ञान, आदर्श मूल विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या अनुप्रयुक्त विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान क्या होता है खुद से समझिए एक तरीके से। ठीक है, कि सामाजिक विज्ञान क्या है, आदर्श मूल विज्ञान क्या है और अनुप्रयुक्त विज्ञान क्या है और व्यवहारिक विज्ञान क्या है। यहाँ पूछा गया था शिक्षा मनोविज्ञान, क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है, इनमें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। ठीक है, तो व्यवहारिक तो मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान तो है, आदर्श मूल विज्ञान भी है, अनुप्रयुक्त विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो अनुप्रयुक्त विज्ञान नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ 31 की, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में सर्वाधिक योगदान। अब पूछा गया शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में सबसे ज़्यादा योगदान किस राइटर ने दिया है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो दिया है किसने दिया है, स्किनर ने दिया है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में सर्वाधिक योगदान स्किनर का है। नेक्स्ट बात करता हूँ 32 प्रश्न में पूछा गया है हमसे मनोविज्ञान किसके अध्ययन के लिए विज्ञान है, मनोविज्ञान किसके अध्ययन के लिए विज्ञान है, सभी जीवों की प्रकृति का विकास, बच्चों का आचरण, मानव योग्यता का विकास, मानव की प्रकृति और व्यवहार। तो बेस्ट ऑप्शन इसका कौन सा आपको लग रहा है, तो ऑप्शन डी लग रहा है। अब जो अगर इसमें ऑप्शन डी नहीं होता तो आपको लोग इसमें लगा सकते थे ऑप्शन सी भी, मानव योग्यता का विकास भी एक तरीके से। ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान किसका अध्ययन के लिए विज्ञान है, मानव की प्रकृति और व्यवहार, यानी कि मानव की क्या प्रकृति है, क्या उसका नेचर है और क्या उसका रोल है। ठीक है, यानी कि हर व्यक्ति का एक अलग अलग रोल होता है और हर व्यक्ति का एक अलग अलग नेचर होता है, वही बात करेंगे तो मानव की प्रकृति और व्यवहार। नेक्स्ट बात करता हूँ 33 प्रश्न में कहा है किसने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ठीक है, यह किस ऑथर ने कहा है, तो यह जो कहा है हमारे वॉटसन ने कहा है। किसने, वॉटसन। किसने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, तो वॉटसन ने कहा है। 34 में बात करी गई शिक्षा मनोविज्ञान को संदर्भित किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान को संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो तुलनात्मक मनोविज्ञान के रूप में,
ठीक है। सेकंड बात करी गई प्रयुक्त मनोविज्ञान के रूप में, थर्ड बात करी गई सामान्य मनोविज्ञान के रूप में, और चौथी बात करिए बी और सी दोनों। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, बी और सी। कहने का मतलब ये है सिंपल शब्दों में कि बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। क्यों? शैक्षिक मनोविज्ञान को संदर्भित किया जाता है प्रयुक्त मनोविज्ञान के रूप में भी और सामान्य मनोविज्ञान के रूप में भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। 35 पे आ चुके हैं। 35 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया, समझिएगा इस चीज़ को। 35 में पूछा गया शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे अधिक उपयोगी शोध विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे अधिक उपयोगी शोध विधि है, कौन सी है? पहला प्रयोगशाला प्रयोग विधि। दूसरे की बात करते हैं तो शय संबंधी अध्ययन विधि, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ सी क्षेत्र अध्ययन विधि। ऑप्शन डी व्यक्ति अध्ययन विधि। तो यहाँ पे मनोविज्ञान की बात हो रही है, शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे अधिक उपयोगी शोध विधि कौन सी है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा प्रयोगशाला प्रयोग विधि। इससे पहले भी मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ, बेस्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। 36 की बात करता हूँ। 36 में बात करेगी प्रयोगात्मक विधि का आधार। क्या? प्रयोगात्मक विधि का आधार क्या है? निरीक्षण, प्रश्न, सामाजिक कथन, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा निरीक्षण। प्रयोगात्मक विधि का आधार क्या है? निरीक्षण। नेक्स्ट बात करता हूँ 37 की। तो 37 प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित होता है। प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित होता है, तो कौन सा सम्मिलित होता है ये पूछा गया। आत्मनिष्ठ निरीक्षण, वस्तुनिष्ठ निरीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिए ऑप्शन सी यानी कि ए और बी। प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित होता है आत्मनिष्ठ निरीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ठीक है। 38 की बात करते हैं। 38 प्रश्न में पूछा गया शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग विधि का सबसे बड़ा गुण है। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग विधि का सबसे बड़ा गुण कौन सा है, यह हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आता है विश्वसनीयता, दूसरा परिचालक, तीसरा नियंत्रक, चौथा लचीलापन। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए विश्वसनीयता आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग विधि का सबसे बड़ा गुण पूछा गया, तो शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग विधि का सबसे बड़ा जो गुण होता है वो क्या होता है? विश्वसनीयता ही होता है, कि आप उस पर विश्वास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ 39 की। 39 पूछा गया व्यक्ति इतिहास विधि प्रयुक्त होती है। व्यक्ति इतिहास विधि प्रयुक्त होती है मानसिक रूप से कमज़ोर बालकों के लिए, प्रतिभावान बालकों के लिए, समस्यात्मक बालकों के अध्ययन के लिए या उपयुक्त सभी। तो राइट और बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें कौन सा आएगा? ये सारे के सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि डी सही आएगा। क्यों? यहाँ पूछा गया व्यक्ति इतिहास विधि प्रयुक्त होती है, यानी कि जो इतिहास में हुआ उससे इंसान क्या सीखता है, सिंपल शब्दों में ये पूछा जा रहा है। तो मानसिक रूप से कमज़ोर बालकों के लिए, यानी कि इतिहास से भी सीखते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों के पास में उस टाइम सिचुएशन थी, उसके बावजूद उन लोगों ने उस सिचुएशन से लड़ा और आगे बढ़े। प्रतिभावान बालकों के लिए एक उत्तेजना पैदा होती है, यानी कि लोग उससे गुड बोल सकते हैं, एक गुड न्यूज़ या कह सकते हैं एक बेस्ट रोल निभाते हैं अपना अपना, ठीक है, कुछ ना कुछ सीखते हैं। समस्यात्मक बालकों के अध्ययन के लिए, यानी कि जिन कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा समस्या आती है तो वो वहाँ से सीख सकते हैं कि उस टाइम पे लोगों के पास ऐसी परिस्थिति थी, तब भी वो लोग निकल चुके हैं। आज के टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो चुकी हैं, तो हम इस परिस्थिति से क्यों नहीं निकल सकते। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो व्यक्ति इतिहास विधि प्रयुक्त होती है इन सारी की सारी चीज़ों में। नेक्स्ट बात करता हूँ 40 क्वेश्चंस पे। तो 40 क्वेश्चन पे हम कंप्लीट कर चुके हैं और वीडियो लंबी ज़रूर होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि पूरी यूनिटी को कवर करूँगा इस वीडियो में। तो बात करी जाती है 40 क्वेश्चन में मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए पहला विद्यालय किसने खोला। बहुत बेहतरीन, क्योंकि फर्स्ट ये स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, टू द पॉइंट वाले। मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए पहला विद्यालय किसने खोला था? तो ध्यान रखिएगा जो पहला विद्यालय खोला गया था सेगवन, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने खोला था? सेगविन ने खोला था। नेक्स्ट बात करता हूँ वुंट ने मनोविज्ञान प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत की थी। किसने? वुंट ने सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला की सबसे पहले जो शुरुआत कौन से सन में की थी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा 1879, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ व्यक्ति इतिहास विधि को कहा जाता है। व्यक्ति इतिहास विधि को कहा जाता है नैदानिक विधि, उपचारात्मक विधि, खोजी विधि या शिक्षण विधि। ध्यान रखिएगा नैदानिक विधि, यानी कि ऑप्शन ए व्यक्ति इतिहास विधि को कहता है नैदानिक विधि। नेक्स्ट बात करता हूँ 43 क्वेश्चन की। तो 43 क्वेश्चन पर कहा गया व्यक्ति इतिहास विधि
में कमी है, व्यक्ति इतिहास विधि में कमी है। तो किस चीज़ की कमी है यह पूछा जा रहा है हमसे। पहला ऑप्शन सूचना की अविश्वसनीयता, दूसरा ऑप्शन है आपका व्यक्तित्व कारकों का प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है अधिक समय तथा श्रम, चौथा है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो व्यक्ति इतिहास विधि में कमी जो है किसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो सूचना की अविश्वसनीयता, ठीक है, व्यक्तित्व कारकों का प्रभाव और अधिगम समय तथा श्रम। ठीक है, 43 को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 43 के बाद 44th क्वेश्चन को। तो 44th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 44th क्वेश्चन में पूछा गया है वह कारक जिसका प्रभाव हम देखना चाहते हैं कहलाता है। वह कारक जिसका प्रभाव हम देखना चाहते हैं क्या कहलाता है, यह पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है आश्रित चर परिवर्त्य, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्र चर, तीसरा है मध्य चर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो वह कारक जिसका प्रभाव हम देखना चाहते हैं स्वतंत्र चर, यानी कि ऑप्शन बी कहलाता है। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि का गुण नहीं है, पूछा गया प्रयोगात्मक विधि का गुण नहीं, भिन्नता, पुनरावृत्ति, प्रमाणीकरण, नियंत्रण की कठिनाई। ठीक है, तो राइट आंसर या बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा आएगा, नियंत्रण की कठिनाई, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 46 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 46 क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको समझिएगा। 46 प्रश्न में हमसे पूछा गया है शिक्षा मनोविज्ञान अंत दर्शन विधि में निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अंत दर्शन विधि में निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, दूसरों द्वारा, पशुओं द्वारा, स्वयं अपने द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ये बेस्ट ऑप्शन की बात करता हूँ तो आपका इसमें स्वयं या अपने द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया शिक्षा मनोविज्ञान अंत दर्शन विधि में निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो खुद के द्वारा किया जाता है, जाहिर सी बात है। 47 की बात करते हैं। 47 में पूछा गया है परिप्रश्न अधिगम किसके विकास के लिए सहायक है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कल्पना है, दूसरा ऑप्शन स्मृति है, तीसरा ऑप्शन संज्ञानात्मक कौशल, चौथा ऑप्शन सृजनशील। तो ध्यान रखिएगा राइट और बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सृजनशील। नेक्स्ट बात करता हूँ 48 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 48 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है उसको समझिएगा। 48 पूछा गया शिक्षा में मनोविज्ञान के उपयोग का मुख्य क्षेत्र। शिक्षा में मनोविज्ञान के उपयोग का मुख्य क्षेत्र पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करता हूँ मस्तिष्क का विकास, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि वीडियो अदरवाइज बहुत लंबी हो जाएगी। 49 की बात करता हूँ। 49 प्रश्न में कहा गया शिक्षा में मनोविज्ञान का कार्य। शिक्षा में मनोविज्ञान का कार्य की बात करी गई है। ठीक है, तो छात्र समायोजन का अध्ययन और अधिगम प्रक्रिया सीखना। ठीक है, और ऑप्शन सी ए और बी। तो राइट और बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र समायोजन का अध्ययन भी होगा इसमें और अधिगम प्रक्रिया सीखना भी होगा। यानी शिक्षा में मनोविज्ञान का कार्य जो होता है छात्र समायोजन का अध्ययन या और अधिगम प्रक्रिया सीखना। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन जो है वो किसका है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या कहा गया है, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में श्रेष्ठ होता है। यह कथन जो है वो किसका है, यह पूछा गया है। ध्यान रखिएगा यह कथन आपका किसका है, टर्मन द्वारा दिया गया था। यह कथन ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं इसमें टर्मन तथा मेरिल के प्रतिभाशाली छात्रों की बुद्धि यानी कि IQ लेवल की बात करिए, IQ मानी गई है। ठीक है, टर्मन और मेरिल ने प्रतिभाशाली छात्रों की बुद्धि लब्धि मानी, यानी कि जो पढ़ने में बढ़िया रहता है। तो ध्यान रखिएगा 140 या उससे अधिक। ठीक है, एक ऐसे ही इसमें आएगा कि मंद बुद्धि वाले, तो मंद बुद्धि का ध्यान रखिएगा। मंद बुद्धि के छात्रों की जो बुद्धि लब्धि है वो 70 है। कितनी है, 70। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक बिल्कुल नीचे लो लेवल वाले। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ 52 क्वेश्चन की। तो 52 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 52 में हमसे कहा गया है स्लेविन ने असाधारण बालकों की श्रेणी दी है। स्लेविन ने असाधारण बालकों की श्रेणी दी है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है आपका वो इसमें कौन सा हो जाएगा,
मानसिक असाधारण बालक, दूसरा वाणी असाधारण बालक, तीसरा शारीरिक असाधारण बालक, चौथा उपयुक्त सभी। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। तो इस लेवल के असाधारण बालकों की श्रेणी जो है, मानसिक असाधारण भी होते हैं, वाणी यानी कि सही से बोल नहीं पाते हैं, शारीरिक सही से शरीर ठीक नहीं होता उनका, ठीक है, यानी कि बॉडी से एक तरीके से बोल सकते हैं दिव्यांग होते हैं, या फिर ठीक है विकलांग होते हैं। मानसिक यानी कुछ सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो कम होती है। 53 की बात करते हैं तो 53 में पूछा गया मानसिक दुर्बल छात्रों की बौद्धिक योग्यता की उच्चतम सीमा, ठीक है, मानसिक दुर्बल छात्रों की बात करी गई यहाँ पे, ठीक है, मानसिक दुर्बल छात्रों की बौद्धिक योग्यता की उच्चतम सीमा। तो दुर्बल छात्रों की बात करी गई, तो वही मैंने 77 की बात करी, तो यहाँ पे 74 सबसे आ रहा है यहाँ पे। तो मानसिक दुर्बल छात्रों की बौद्धिक योग्यता की उच्चतम सीमा जो है, ठीक है, वो कितनी है, 74। नेक्स्ट बात करता हूँ 54 प्रश्न की। 54 प्रश्न में क्या पूछा गया है, 54 में पूछा गया है मानसिक शील गुण के आधार पर असाधारण बालकों को कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ विकलांग बालक हैं, गूंगे, अंधे, बहरे या उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विकलांग में कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे विकलांग ना देके दिव्यांग दे देगा, क्योंकि आज के टाइम पे विकलांग शब्द को हटा के दिव्यांग कर दिया गया, तो ध्यान रखिएगा दिव्यांग शब्द का भी, ठीक है। 56 की बात करता हूँ, समस्यात्मक बालक असाधारण बालक के किस श्रेणी में आते हैं, मानसिक असाधारण, शारीरिक असाधारण, संवेगात्मक असाधारण या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिए उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 57 की बात करता हूँ तो 57 प्रश्न में हमसे पूछा गया है असाधारण बालक में सम्मिलित है प्रतिभाशाली बालक, निम्न बुद्धि वाले, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर या बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में औसत छात्रों की शिक्षा से अलग है। यह कथन किसका है, यह पूछा गया। ध्यान रखिएगा यह कथन क्रो का है। विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में औसत छात्र की शिक्षा से अलग है। यह कथन क्रो का है। 59 की क्वेश्चन की बात करते हैं तो 59 प्रश्न में हमसे पूछा गया है असाधारण बालक का संबंध है, पूछा गया असाधारण बालक का संबंध है प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, ठीक है, ए और बी दोनों। तो ध्यान रखिएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ किस श्रेणी के बालक का प्रतिक्रिया काल यानी कि रिएक्शन टाइम सबसे कम होता है, प्रतिभाशाली बालक, मानसिक दुर्बल बालक, शारीरिक विकलांग बालक या सामान्य बालक। तो जाहिर सी बात है प्रतिभाशाली बालक यानी किस श्रेणी के बालक का प्रतिक्रिया काल रिएक्शन टाइम सबसे कम होता है, यानी कि प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, जो 60 वाले की बात कर रहा है, इसमें पूछा गया है क्या, किस श्रेणी के बालक का प्रतिक्रिया काल रिएक्शन टाइम सबसे कम होता है, यानी कि किसी चीज़ का कोई प्रश्न पूछो और वो उसका आंसर तुरंत दे दे, ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, कि किसी क्वेश्चन का, जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे पूछा एप्पल की स्पेलिंग क्या है, आप बता देंगे APPLE, तुरंत आपने एक्शन का रिएक्शन दिया। तो ये चीज़ किसके अंदर आई, यानी प्रतिभाशाली बालक के अंदर। अब जो थोड़ा सा मंदबुद्धि होगा, दिमाग से थोड़ा सा कमज़ोर होगा, तुरंत नहीं दे पाएगा। शारीरिक विकलांग होगा, ठीक है, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सामान्य बालक भी दे सकता है, लेकिन बेस्ट जो ऑप्शन 4 ऑप्शन का है वो क्या होगा, प्रतिभाशाली बालक, क्योंकि इन सबसे तेज़ कौन है, प्रतिभाशाली, इस वजह से राइट आंसर ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ 60 की और 61 क्वेश्चन की। तो 61 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, 61 प्रश्न में हमसे कहा गया है किस बालक की गणना विशिष्ट बालकों की श्रेणी में की जाती है, यानी कि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में की जाती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा मानसिक दुर्बल बालक, बहरे बालक, प्रतिभाशाली बालक, किस बालक की गणना विशिष्ट बालकों की श्रेणी में, विशिष्ट मतलब एक अलग तरीके के बालकों की श्रेणी में की जाती है, यानी कि दिव्यांग या विकलांग। तो यानी कि ये सारे के सारे बालक उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कि मानसिक दुर्बल, दिमाग से थोड़ा सा कमजोर, प्रतिभाशाली बालक,
प्रतिभाशाली बालक वो भी आ जाएंगे, और बहरे बालक वो भी आएंगे। तो किस बालक की गणना विशिष्ट बालकों की श्रेणी में की जाती है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करता हूँ 62 क्वेश्चन की। 62 प्रश्न में पूछा गया मानसिक दुर्बल बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है। मानसिक दुर्बल यानी दिमाग से कमजोर, कथन विधि है, वाद विवाद विधि है, प्रदर्शन विधि है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा प्रदर्शन विधि, यानी कि जो दिमाग थोड़े से कमज़ोर होते हैं उनको चीज़ों को जब दिखाते हैं तो वो चीज़ों को जल्दी पकड़ लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ 63 क्वेश्चन की। तो 63 क्वेश्चन में कहा गया है लुईस ब्रेल का शिक्षा के किस क्षेत्र में योगदान रहा है? लुईस ब्रेल का शिक्षा के क्षेत्र में, अंध या अंधे होगा यहाँ पे, एक ही मात्रा नहीं है। ठीक है, अंधे बालक की शिक्षा, समान शिक्षा, बहरे बालक की शिक्षा, या उपयुक्त सभी। तो बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें कौन सा आएगा? अंधे बालक की शिक्षा है, यानी कि लुईस ब्रेल का शिक्षा के किस क्षेत्र में योगदान है या योगदान रहा है? तो अंधे बालक की शिक्षा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बना देता हूँ मैं कि अंधे बालक जो होते हैं कौन सी लिपि में लिखते हैं? तो ध्यान रखिएगा, छोटे पे हमने पढ़ा होगा लुईस ब्रेल लिपि, लुईस ब्रेल लिपि, तो वही वाली लिपि है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ ब्रेल पद्धति के आविष्कारक कौन है? जाहिर सी बात है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन जो अगर बनेगा तो आराम से इसलिए आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो ब्रेल पद्धति के आविष्कारक कौन है? ऊपर आपने क्वेश्चन पढ़ा तो वहीं से चीज़ों को समझ में आना जाना चाहिए। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, यानी कि लुईस ब्रेल। ठीक है, अब बात करते हैं 65 प्रश्न की। 65 प्रश्न पूछा गया प्रतिभाशाली बालक के उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम है। प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बच्चे या बालक या बच्चे के उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम है। कौन सा शैक्षिक कार्यक्रम है? पाठ्यक्रम की समृद्धि, विशिष्ट कक्षा के प्रबंध, तीव्र कक्षोन्नति, या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ 66 प्रश्न की। 66 प्रश्न में पूछा गया है मंदबुद्धि बालक यानी कि डल चिल्ड्रन की गणना मानसिक दुर्बल बच्चों में नहीं की जाती। सत्य है यह कथन या कथन असत्य है? यह हमसे पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, यह कथन बिल्कुल सत्य, यानी कि ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आएगा। एक में आएगा सत्य, एक में असत्य, इनमें से कोई नहीं, या कोई एक नया ऑप्शन दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, 67 में बात करते हैं। तो 67 प्रश्न हमसे पूछा गया है मंदबुद्धि बालकों की विशेषता है। मंदबुद्धि बालकों की विशेषता है, तो क्या विशेषता है मंदबुद्धि बालकों की? यह हमसे पूछा गया है। ठीक है, अंत मूल्यांकन का अभाव, आत्मविश्वास की कमी, आत्मबल की कमी, या उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारी चीज़ें उनके अंदर पाई जाती है। मंदबुद्धि बालकों की विशेषता ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। 26 बुद्धि लब्धि के नीचे वाले बालक सीखते हैं सीखने में। 26 बुद्धि लब्धि वाले नीचे बालक सीखने में क्या? बिल्कुल असमर्थ, सीमित शब्द भंडार, एकाग्रता कम, या उपयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, यानी कि उपयुक्त सभी। 26 बुद्धि यानी कि बहुत ज़्यादा डल हो गए पढ़ने में, एक तरीके से सारी चीज़ों में कमज़ोर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, मंदबुद्धि बालक प्राप्त करते हैं अपने समूह से कम, बहुत कम, अपनी बौद्धिक क्षमता से कम, या सफल होने के लिए निम्नत से कम। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर जो आपका इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत कम, यानी कि ऑप्शन बी आपको करेक्ट हो जाएगा। 70 की बात करता हूँ, मूर्ख, मॉरन। मूर्ख को इंग्लिश में हम लोग मॉरन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मॉरन। ठीक है, बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। मूर्ख बालकों की बुद्धि की बात करेगी, जो मूर्ख होते हैं उनके लिए बात करी गई है। तो 50 से 75 IQ, 26 से इतना। तो बेस्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 50 से 75। तो मैंने बताया था 70 जो IQ लेवल आप मान के चलिएगा एक। ठीक है, तो ये कमज़ोर होगा, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 140 IQ लेवल होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ 71 में हमसे जो कहा गया है आर्म रोड के अनुसार मानसिक दुर्बल बालक औसत बुद्धि के सार्थक रूप में होते हैं। निम्न, उच्च, सर्वोच्च, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, निम्न होते हैं। कैसे? निम्न किसके? आर्म रोड के अनुसार मानसिक दुर्बल बालक औसत बुद्धि के सार्थक रूप में निम्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ और 72 की। तो 72 में हमसे पूछा गया प्रतिभाशाली बच्चों की आमतौर पर होगी उच्च तीव्र बुद्धि, समायोजन की समस्या नहीं, समाकालित व्यक्तित्व, या जीवन के प्रति सकारात्मक सोच। ठीक है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो उच्च तीव्र बुद्धि।
प्रतिभाशाली बालकों की बात करिए, यानी कि जो तेज होते हैं बालक कौन तो जाहिर सी बात है उच्च तीव्र यानी दिमाग उनका तेज़ी से काम करता है, तो उच्च तीव्र बुद्धि हो जाएगा। 73 की बात करता हूँ, विकलांग बच्चों में डैश अधिगम कम होता है, गति नियंत्रण, अत्यधिक क्रिया कल्पना, सामाजिक समायोजन, विवेचना या विचार शक्ति में सही। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सामाजिक समायोजन में विवेचना, यानी समाज के प्रति थोड़ा सा उनका रवैया अलग रहता है, क्योंकि समाज उनको अलग दृष्टि से देखता है तो वो भी समाज को अलग दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। 74 की बात करता हूँ, 74 में पूछा गया प्रतिभावान बालक, पूछा गया कि प्रतिभावान बालक जो हैं उनके बारे में बात करिए। हमेशा बुद्धि लब्धि बहुत उच्च होता है, हमेशा एक अपवाद बच्चा होता है, हमेशा कठिन बौद्धिक कार्यों को करता है, हमेशा बहुत प्रश्न करता है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें कौन सा आएगा, हमेशा बुद्धि लब्धि बहुत उच्च होती है या होता है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करता हूँ ब्रेन लिपि, ठीक है, वही ब्रेनली सिस्टम की बात करिए। ब्रेन पद्धति, ब्रेन लिपि बोल सकते हैं इसको या ब्रेन पद्धति, यानी कि ब्रेन सिस्टम, ब्रेनली सिस्टम आविष्कार किस वर्ष किया, यानी कि ब्रेन लिपि जो है किस वर्ष आई, ये हमसे पूछा गया। तो 1885 में आई, कब आई, 1885 में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट बात करता हूँ 76 क्वेश्चन पे, तो मैं 100 के नियर अबाउट 75 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 76 हम लोग कर रहे हैं। बहरेपन की गणना संवेदी क्षति यानी कि सेंसर इम्पेयरमेंट्स के अंतर्गत की जाती है। ये जो कथन जो है वो सत्य है कि असत्य है, तो जाहिर सी बात है यह कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 77 प्रश्न की, श्रवण असमर्थता वाले बालक होते हैं, श्रवण असमर्थता वाले बालक होते हैं चिन्ह भाषा में प्रवीण, अंगुली उच्चारण में प्रवीण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा जो आपका ए और बी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चिन्ह भाषा में प्रवीण भी होते हैं और अंगुली उच्चारण में प्रवीण भी होते हैं। 78 की बात करते हैं, तो 78 प्रश्न में हमसे क्या कहा गया, 78 प्रश्न में कहा गया है श्रवण शक्ति में 70% से अधिक क्षति कहलाती है, 70% से अधिक क्षति जो है वो कहलाती है, क्या कहलाती है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा शैक्षिक बहरापन, आंशिक बहरापन, पूर्ण बहरापन या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा 70 यानी कि शैक्षिक बहरापन, श्रवण शक्ति में 70% से अधिक क्षति कहलाती है शैक्षिक बहरापन। 79 की बात करता हूँ, 79 में पूछा गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन सही है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो सृजनशीलता में प्रतिभाशाली निहित होती है, बिल्कुल नहीं, गलत हो गया। ऑप्शन बी प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक भी हो सकते हैं, ये हो सकता है। सी की बात करता हूँ प्रतिभाशाली और सृजनशीलता दोनों से संबंधित प्रत्यय हैं, नहीं। नेक्स्ट बात करता हूँ सृजनशीलता और प्रतिभाशीलता में कोई लेना देना नहीं होता, बिल्कुल नहीं, यानी कि लेना देना होता है दोनों में, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन 80 की, तो प्रश्न 80 में हमसे पूछा गया है आंशिक अंधे बालकों के चाक बोर्ड, ठीक है, का रंग होना चाहिए, जो यानी कि अंधे होते हैं थोड़ा सा वैसे होते हैं, तो उनका जो चॉक बोर्ड होता है वो किस तरीके का होना चाहिए ये हमसे पूछा जा रहा है। तो भूरे रंग का होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 81 क्वेश्चन को देखते हैं। 81 में पूछा गया है टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक में पाया जाता है। टर्मन जो राइटर हैं ऑथर हैं इन्होंने क्या कहा है, मौलिकता पाई जाती है, आनंद वृत्ति पाई जाती है, समानीकरण पाया जाता है या उपयुक्त सभी, यानी कि सारी की सारी चीज़ें पाई जाती है। तो राइट आंसर आपका इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों में पाई जाती है, यानी मौलिकता भी होती है, आनंद वृत्ति भी होती है और सामान्यीकरण भी होता है। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर किस तरीके से होते हैं ये पूछा गया है 82 प्रश्न में, ठीक है। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर, ठीक है, पहला आक्रामक होते हैं, दूसरा निम्न उपलब्धि वाले होते हैं, तीसरा संगत वाले, चौथा संगठित होने वाले। तो राइट आंसर जो अगर बात करता हूँ तो ऑप्शन निम्न उपलब्धि वाले होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 83 की बात करते हैं। 83 प्रश्न पूछा गया श्रवण बाधिता के लिए सर्वोच्च निकाय है, श्रवण बाधिता के लिए सर्वोच्च निकाय है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। पहला लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट का शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र, दूसरा भारतीय पुनर्वास परीक्षण, तीसरा अखिल भारतीय वाक्य और श्रवण संस्थान, चौथा
अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधिता संस्थान। तो ये आपको रटना पड़ेगा, ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट होगा। यानी कि श्रवण बाधिता के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है? अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधिता संस्थान। 84th की बात करते हैं। 84th में पूछा गया अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा मुंबई में स्थित है। कौन सा? अली यावर जंग राष्ट्रीय स्थान कहाँ है? मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट 85 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। गाइस इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बोलते बोलते मेरा गला भी दर्द होने लगा। तो आप एक लाइक और एक शेयर तो कर ही सकते हैं वीडियो को। 85 की बात करता हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक योगदान दिया, शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो किसने दिया है ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान की बात करी गई में सर्वाधिक विज्ञान योगदान किसने दिया? गेस्टाल्टवाद या मानवाद या व्यवहारवाद या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा व्यवहारवाद, ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 की बात करते हैं। 86 में पूछा गया है आधे शरीर की दुर्बलता कहलाती है पक्षाघात, एकाघात, चतुरंगघात या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा आधे शरीर की जो दुर्बलता है वो कहलाती है पक्षाघात, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा इसमें। आधे शरीर की दुर्बलता यानी कि पक्षाघात। 87 की बात करता हूँ। एक अंग की दुर्बलता कहलाती है, यानी सिर्फ एक अंग की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? एकांगघात। ठीक है, दोनों में बहुत माइन्यूट सा अंतर है। क्या अंतर है? आधे शरीर की दुर्बलता पक्षाघात और एक शरीर की दुर्बलता एकांगघात। ठीक है, बहुत माइन्यूट सा अंतर है, थोड़ा सा याद रखिएगा इस चीज़ का। 88 क्वेश्चन की बात करते हैं। 88 प्रश्न में हमसे पूछा गया है भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार दृष्टिबाधित बच्चों के अध्यापन में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात रहता है, यानी कि कितना अध्यापक विद्यार्थी अनुपात रहता है? तो 1 और 8 का अनुपात रहता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 89 की बात करते हैं। टर्मन के अनुसार उत्कृष्ट बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? 110 से 119 उत्कृष्ट बालकों की बात करी गई है। ठीक है, ये कहाँ से जाती है? 140 तक जाती है। तो यहाँ पे बेस्ट जो जा रहा है वो आपका 110 से 119। टर्मन के अनुसार उत्कृष्ट बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 140 से 119। नॉर्मल जो है 140 रहती है, लेकिन टर्मन के अनुसार 110 से 119 रहेगी। 90 की बात करते हैं। 90 प्रश्न में पूछा गया हमसे अधिगम अयोग्यता में पीड़ित व्यक्ति अधिकांशता है। अधिगम योग्यता में पीड़ित व्यक्ति जो है वो अधिकांशता है, किस तरीके से है उसकी बात करी गई है। तो ध्यान रखिएगा अधिगम योग्यता से पीड़ित व्यक्ति अधिकांश हैं किससे हैं? मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ 91 क्वेश्चन की। तो 91 प्रश्न पूछा गया है नैदानिक परीक्षण निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है, यानी किसके लिए किया जाता है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान, परीक्षण, शिक्षण या व्यक्तियों की समस्याओं की पहचान। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यक्तियों की समस्याओं की पहचान या का पहचान। नेक्स्ट बात करता हूँ 92 क्वेश्चन की। 92 में बात करी गई है किस चीज़ की? दोषारोपण धनात्मक प्रेरक है, किसके लिए प्रेरक है ये पूछा गया है। ठीक है, मंद बुद्धि बालक के लिए, दूसरा औसत बालक के लिए, तीसरा प्रतिभाशाली बालक के लिए, चौथा उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा औसत बालक के लिए, यानी कि ऑप्शन आपका बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ 93 की। प्रतिभाशाली बालक किस विषय को पढ़ना अधिक पसंद करते हैं? ठीक है, पहला मूर्त विषय, अमूर्त विषय, ए और बी दोनों, या मूर्त तथा सरल। तो राइट और बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा आएगा? अमूर्त विषय। तो प्रतिभाशाली बालक किस विषय को पढ़ना पसंद करते हैं या पढ़ना अधिक पसंद करते हैं? किसको? अमूर्त विषय को। ठीक है, तो इसी के साथ गाइस यहाँ पे आपकी फर्स्ट यूनिट जो है गाइस वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। और इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। और फर्स्ट यूनिट में हमने 93 क्वेश्चंस को कवर किया है। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।